नमस्कार स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधिगम का सेकंड सिद्धांत लेके चल रहे हैं। फिर सिद्धांत में हम थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जितने भी सिद्धांत पढ़ेंगे उन सब सिद्धांतों में आपस में जो रिलेशन बनता है उसकी चर्चा करेंगे और आपस में जो सिद्धांत एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, क्या उनकी सोच में विभिन्नता पाई जाती है मनोवैज्ञानिकों की, उनकी पकड़ करते हुए आगे चलेंगे। क्योंकि हम किसी भी स्तर पर, जैसे हमारी एग्ज़ाम लगती है तो एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें उनकी विचारधाराओं पर आधारित प्रश्न बनते हैं। एक एक दो दो लाइन के या 100 शब्दों के 200 शब्दों के क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन किसी भी प्रकार की विचारधारा या तुलनात्मक अगर क्वेश्चन आता है कि थार्नडाइक और स्किनर में तुलना करते हुए इनके सिद्धांत को एक्सप्लेन कीजिए, तो उस तुलनात्मक अध्ययन में हम उनमें अंतर करेंगे, अंतर कर पाएंगे तो ही तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि थार्नडाइक क्या सोचता है और स्किनर क्या सोचता है। तो दोनों की सोच में क्या अंतर है उस पर चर्चा करने से पहले हम स्किनर का सिद्धांत पढ़ते हैं। और स्किनर का सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, और इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर अमेरिका के थे। कई बार हमारे छोटे क्वेश्चनों में ये प्रश्न पूछा जाता है स्किनर कहाँ के थे, तो स्किनर अमेरिका के थे। इन्होंने ये सिद्धांत 1938 में दिया था। इस सिद्धांत में इनके प्रोजे यानी जिस पर हम प्रयोग करते हैं वो था चूहा। इस सिद्धांत के उपनाम, तो पहला नाम तो था इसका क्रिया प्रसूत अधिगम या अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा था कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नेक्स्ट है प्रतिक्रिया या कहें क्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देना, इन नामों का मतलब क्या हुआ, या एक नाम और चर्चा हम करते हैं जिसे कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। हमें पहले चर्चा करनी है इसकी थ्योरी की कि स्किनर सोचता क्या है और क्या सोच के उसने ये सिद्धांत दिया, किन लोगों को इसके सिद्धांत के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार के बच्चों को, और उन बच्चों के सीखने में इन जो नाम स्किनर ने प्रस्तुत किए हैं उनका क्या योगदान है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि स्किनर एक ऐसे जीव को लेता है जो हमेशा सक्रिय है। चूहा एक ऐसा जीव है जिसका पेट भरने के बाद में भी वह क्रियाशील रहता है, शांत प्रकार से नहीं रहता। चूहे का पेट भरने के बाद चूहा अब क्रिया करता रहता है। इसी कारण स्किनर का जो सिद्धांत है वो उन लोगों के सीखने के लिए महत्वपूर्ण है जो निरंतर रूप से लगातार मेहनत करते हैं। वो एग्ज़ाम का वेट नहीं करते, शुरू से लेकर अंत तक हमेशा अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं।
उन व्यक्तियों के लिए स्किनर का सिद्धांत अहम है। इसलिए इसका नामकरण है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत या सक्रिय रहने के कारण सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ने एक नाम दिया मैंने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत यह कहता है कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो एक क्रिया करने के बाद हम दूसरी क्रिया करते हैं तो पहले वाली क्रिया अगर दूसरी वाली क्रिया में सहयोग प्रदान करती है तो उसे कहते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। यानी एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य उसमें सहयोग प्रदान करता है जिससे पहले वाले कार्य या दूसरे वाले कार्य के सीखने में हमें क्या मिलती हो और अधिक सहायता मिलती हो। पहले वाले कार्य की दूसरे वाले कार्य को सीखने में सहायता मिलती हो तो उसे कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ये आपको पता है प्रतिक्रिया या क्रिया उद्दीपक का सिद्धांत क्यों कहते हैं, अभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है आर टाइप। पिछले वाले सिद्धांत में हमने बात की थी कि थार्नडाइक के सिद्धांत को एस टाइप थ्योरी कहा जाता है तो स्किनर के सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। थार्नडाइक के सिद्धांत को एस टाइप इसलिए कहा जाता है कि हमने कहा था जब जिस प्रयोज्य पर हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ चूहा थार्नडाइक में बिल्ली थी, जिस प्रयोज्य पर हम प्रयोग कर रहे हैं प्रयोग करने से पहले जैसे प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं उसी समय प्रोजे को अगर उद्दीपक की जानकारी होती है और उद्दीपक को देखकर प्रोजे क्रिया करता है तो उस प्रकार का सीखना एस टाइप कहलाता है। उद्दीपक को देखकर प्रोजे क्रिया करता है तो उसे एस टाइप थ्योरी कहा जाता है। लेकिन क्रिया करने के बाद अगर उद्दीपक की जानकारी होती है तो उस प्रकार के सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। यहाँ हम चर्चा करते हैं कि उन्होंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। इस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के यहाँ पर एक लीवर लगा दिया, इस बॉक्स में यहाँ पर चूहे को डाल दिया। चूहा चारों ओर कुतर कुतर करता हुआ पूरे बॉक्स में इधर उधर घूम रहा है और उसको खुरेदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। यहाँ चूहे को भी भूखा रखा गया क्योंकि भूखा होगा तो चूहे की क्रियाशीलता अधिक बढ़ेगी। ठीक है, अब चूहा इस पूरे बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा, किसी एक क्रिया के कारण यहाँ लगे हुए लीवर पे उसके शरीर का कोई पार्ट चूहे का टच हो जाता है तो बाहर से यहाँ एक प्लेट आती है और उस प्लेट के ऊपर उद्दीपक या पुनर्बलन के रूप में उद्दीपक दिया जाता है। चूहा उस उद्दीपक को प्राप्त करता है, खाता है। जैसे उद्दीपक खाता है तो उसके कार्य की गति क्या होती है, तेज होती है। अर्थात यह सिद्धांत कहता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं और कार्य के मध्य कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक हमें दे दिया जाए तो उस कार्य की गति में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसे सिद्धांतों को हम उद्दीपक अनुक्रिया गति बढ़ती है तो ऐसे सिद्धांतों को नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है। तो वैसे ही चूहे को जैसे ही ये उद्दीपक मिला पुनर्बलन के रूप में, किसके रूप में, पुनर्बलन के रूप में, पुनर्बलन के रूप में मिला क्या, उद्दीपक मिला। या इसी कारण उसकी गति क्या हो गई, तीव्र हो गई। यही कारण है कि इस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। किस सिद्धांत को, स्किनर के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब भी हल्का सिद्धांत आए, CL हल्का जो 1915 में क्लार्क ने दिया था, अगर ये पूछा जाता है दोनों का नाम देके कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है तो होगा हल्का, और अगर हल नहीं है तो फिर वो सिद्धांत होगा स्किनर का। ये क्वेश्चन आ चुका है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है और वहाँ पर हल ऑप्शन में नहीं थे जिसके कारण स्किनर के सिद्धांत को मान्यता दी गई। अब यहाँ बात होती है कि यहाँ पुनर्बलन दिया तो स्किनर क्या कहता है कि ये पुनर्बलन आपने दिया, ये पुनर्बलन लगातार हमेशा देते रहना चाहिए। यानी एक कार्य संपन्न होगा उसके तुरंत बाद में क्या दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। तो यह 4 प्रकार से पुनर्बलन देने की बात करता है। कौन, स्किनर, जिसमें पहला है
सतत पुनर्बलन। यहां कहता है कि पुनर्बलन जो आप दे रहे हो, ये पुनर्बलन एक साथ न देकर, पुनर्बलन एक साथ न देकर पुनर्बलन को टुकड़ों के रूप में दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक साथ पुनर्बलन दे दोगे तो बालक की क्रियाएं वहीं ख़त्म हो जाएंगी। और अगर इसी पुनर्बलन को आप टुकड़ों के रूप में दोगे तो नया टुकड़ा प्राप्त करने के लिए बालक हमेशा क्रियाशील रहेगा, या यहाँ कहें कि चूहा हमेशा क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा। तो दूसरा प्रकार का पुनर्बलन की बात करते हैं तो होता है आंशिक पुनर्बलन। कौन से पुनर्बलन की बात करता है? आंशिक पुनर्बलन। तीसरा प्रकार पुनर्बलन अंतराल पुनर्बलन, और चौथा है तीसरा अनुपात और अंतराल। इनकी क्रम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन समझने में थोड़ा आसान रहेगा। आंशिक यानी ये कहता है कि चूहे ने 1 घंटे में सफलता प्राप्त की तो उसे पुनर्बलन मिला, या कहें कि बालक ने एक चैप्टर को याद करने में 1 घंटा लगाया और उसे हमने एक चॉकलेट दी, लेकिन उसी चैप्टर को बालक अगर आधे घंटे में याद करता है तो हमें 1 नहीं 2 चॉकलेट देनी चाहिए। और अगर 1 घंटे के बजाय बालक उस चैप्टर को याद करने में 2 घंटे लगाता है तो हमें 1 नहीं 1 की भी आधी देनी चाहिए। चैप्टर याद कर रहा है, समय ज़्यादा लगाता है, अर्थात सफलता में क्या बढ़ा रहा है, देरी बढ़ा रहा है, तो दंडवत रूप में चॉकलेट की कमी कर देनी चाहिए। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो पुनर्बलन दिया जाए वो अंशों में दिया जाए, और अंश है वो अनुपात पर आधारित हो। अनुपात उसकी सफलता पर निर्भर करे कि उसने जो सफलता प्राप्त की उसमें कितना समय ज़्यादा लिया और कितना समय कम लिया, उसी पर निर्भर करता है। तो काट छांट अनुपात के रूप में और टुकड़ों के रूप में दी जानी चाहिए। चौथा प्रकार का पुनर्बलन अंतराल बताता है, और यह कहता है कि आज बालक ने अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त की है तो उसे आज ही पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप उसे 1 महीने बाद में पुनर्बलन दे रहे हो। उससे होता क्या है, बालक का जोश कम हो जाता है और बालक की पुनर्बलन की लालसा कम हो जाती है, तो वो पुनर्बलन कोई मायने नहीं रखता। यही कारण है कि विद्यालय में समय समय पर जो एग्ज़ाम ली जाती हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, और तो हमारा बोर्ड यही कहता है कि तुरंत उसका रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि बालकों की एग्ज़ाम ख़त्म होती है उनके अंदर जो लालसा रहती है टेस्ट के रिजल्ट की वो बरकरार बनी रहे। ये नहीं कि रिजल्ट हमने सुना दिया 1 महीने बाद में और 20 दिन बाद में जो कम नंबर आए उसकी हम बालक को समझा रहे हैं, उसके बाद नहीं, तुरंत रिजल्ट और तुरंत उसको समझाया जाए, उसकी कमियां उसे बताई जाए, ताकि बालक क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ बात करा अंतराल की, अंतराल उतना ज़्यादा नहीं हो, तुरंत अंतराल दिया जाना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं चूहे पर। तो चूहे को यहाँ भोजन मिला, अब दोबारा चूहे को डाला गया। चूहे की पूरे पिंजरे में घूमने के बजाय चूहे की क्रियाएं इस ओर आगे बढ़ती गई, लेकिन यहाँ से कम होती गई, धीरे धीरे समय लगता गया, और एक समय ऐसा आया कि जैसे ही चूहे को पिंजरे में डाला गया, चूहा डायरेक्ट जाके क्या खोलता है, लीवर को टच करता है और भोजन को प्राप्त करता है, फिर लीवर को टच करता है और भोजन को प्राप्त करता है। यानी यहाँ भी वही चीज़ आ रही है थांडाई की बिल्ली की तरह कि लीवर खोलना सीख गया। लेकिन ये कहता है कौन, स्किनर, कि यहाँ पुनर्बलन थांडाई में एक साथ प्राप्त कर रहा था, बल्कि ये कह रहा है अंशों में दिया जाए, उसकी कार्य में समय के आधार पर दिया जाए, और समय का गैप है वो ज़्यादा नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरा अंतर यह है, स्किनर कहता है कि कार्य के मध्य पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। कार्य व्यक्ति मन से शुरुआत करेगा, क्योंकि वह व्यक्ति तैयार होगा कार्य को करने के लिए, तभी शुरुआत करेगा, तो उस पर पड़ने वाला प्रभाव उन क्रियाओं का अधिक होगा। जैसे मजदूर आता है, घर पर मजदूरी करता है, या हम पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम में, और जैसे थकते हैं तो हमें चाय, बिस्कुट, दूध, कोई भी खाने की चीज़ घर वाले देते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल सके, तो हमारी पढ़ने की गति क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। और एनर्जी हमें नहीं मिलती है तो धीरे धीरे गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्किनर ये कहते हैं कि कार्य के मध्य बल प्रदान करने वाला पुनर्बलन दिया जाए, ताकि कार्य की गति क्या हो, बढ़ती जाए। अब इसकी बात करते हैं महत्व की। तो पहला चीज़ स्किनर सकारात्मक पुनर्बलन पर जोर देते हैं कि जरूर दिया जाना चाहिए,
लेकिन सकारात्मक पुनर्बलन के साथ साथ वो पुरस्कार की बात करते हैं और पुरस्कार के साथ साथ दंड की बात करते हैं। दंडवत बात यहाँ उसने की कि वो कह रहा है कि अंशों में दीजिए, अगर समय ज़्यादा लगा रहा है तो टुकड़ा छोटा दीजिए, छोटा ही उसका एक दंड प्रकार होगा, नकारात्मक स्थिति होगी। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का समर्थन करता है और दंडात्मक और पुरस्कार दोनों का भी क्या करता है, समर्थन करता है। विद्यालय में समय समय पर एग्जाम के तुरंत बाद परिणाम पर क्या देता है, जोर देता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमों का, आम आदमी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक रूप से उनका चालान काटना और जो नियमों का पालन करता है उसे पुरस्कार के रूप में तुरंत आगे जाने देना, ये जो कार्य है ट्रैफिक पुलिस का, वो भी स्किनर के सिद्धांत के अनुसार ही है। स्किनर का सिद्धांत कहता है कि ये सिद्धांत या इस प्रकार का सीखना सभी उम्र के बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत अंश से पूर्ण की ओर सीखने पर जोर देता है। किस पर जोर देता है, अंश से पूर्ण की ओर सीखने पर जोर देता है, इसलिए इस सिद्धांत को अंश से पूर्ण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा सिद्धांत स्किनर का। अंतर यही है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत ये कहता है कि बालकों को पहले उनका उद्दीपक बताया जाए कि ये दिया जाएगा तो आप पढ़ाई कीजिए, तब जाके बालक पढ़ाई करेंगे। लेकिन स्किनर कहता है नहीं, उद्दीपक तो बाद में दिया जाए ताकि उनकी गति बढ़े, पढ़ने के लिए तो उन्हें खुद मोटिवेट किया जाए, और जैसे ही वो खुद मोटिवेट होकर पढ़ेंगे और बीच में आप पुनर्बलन दोगे तो कार्य की गति बढ़ेगी, अर्थात हमारे पुनर्बलन का उस पर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। और जैसे ही पुनर्बलन का प्रभाव पड़ेगा बालक सुख व संतोष की अनुभूति करेगा तो उसकी सीखने की गति भी बढ़ेगी। तो थॉर्नडाइक का जो नियम है, प्रभाव का नियम, वो स्किनर के नियम के समानार्थी है या मिलता जुलता माना जाता है। और आंशिक क्रिया का नियम थॉर्नडाइक का तीसरा गौण नियम, वो भी स्किनर के अंश से पूर्ण की ओर सिद्धांत की ओर इशारा करता है। ये सिद्धांत है स्किनर का सिद्धांत। हमें सारे नाम याद करने हैं और इन नामों को इस थ्योरी पर लागू करना है, इनको लिखना भी है और याद भी करना, ताकि नेक्स्ट जो सिद्धांत आएगा उसमें इनको क्या कर सके, अंतर कर सके। धन्यवाद। आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट